हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्राइडे को हमें मार्केट्स में काफी बड़ा शार्प फॉल दिखाई दिया। ये काफी लोगों के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड मूव थी, क्योंकि इतना बड़ा फॉल काफी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसके वजह से शायद जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको भी बड़े बड़े लॉसेस फेस करने हो गए और जो ट्रेडर्स भी जो थे, ट्रेडर्स ने भी काफी पैसे गंवाए। ये एग्जैक्टली ये शार्प फॉल होने के लिए रीजंस कौन से थे और जो भी एस्पेक्ट थे इसके पीछे वो क्या और कंटिन्यू हो गए और ये जो बड़ा फॉल ये कंटिन्यू रहेगा या फिर अभी ये बॉटम बन चुका है और यहाँ से शायद एक बाउंस बैक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारी क्या मूव रहनी चाहिए इधर वेज में, मतलब मार्केट ऊपर भी अगर जाता है या फिर नीचे भी अगर जाता है तो हमारा कैपिटल कैसे बचे और हम इसकी कैसे अपॉर्चुनिटी ले सके, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पिछला जो वीडियो था, पिछला वीडियो आप अगर हमारा सैटरडे का वीडियो देखोगे तो हमने ये एग्जैक्टली कहा था कि अगर 51,500 ब्रेक होता है तो बाकी हमने कोई भी लेवल नहीं दी थी बीच में, और डायरेक्टली क्या कहा था कि ये कहा था कि 50,500 तक बैंक निफ्टी जाएगा और वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 50,500 को टच किया और वहां से बाउंस बैक आया। तो इतनी बड़ी मूव हमें एक्सपेक्टेड क्यों थी कि 51,500 ब्रेक होता है तो यहां तक भी जा सकता है, क्योंकि बीच में ऐसे कोई भी लेवल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे थे कि जहां पे शायद से स्टॉप हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो सपोर्ट थे उनको ब्रेक कर दिया था और फिर ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी अभी ये जो छोटे सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और ये बैंक निफ्टी को ट्रिगर करने वाली सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था, वो इंडसइंड बैंक का था। इंडसइंड बैंक में करीबन 20% गिरावट दिखाई दी। क्या एक्चुअली उसके रिजल्ट्स इतने खराब थे? अभी तक अगर देखा जाए तो जो भी बैंक्स के रिजल्ट थे उनमें कुछ भी इतना एक्सट्रीम नहीं दिखाई दे रहा था जितना इंडसइंड बैंक में दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस में करीबन 7% का एनपीए दिखाई दिया और जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें करीबन 11 to 12% का एनपीए दिखाई दिया। अभी एग्जैक्टली ये जो दोनों जो एनपीए है ये एक्चुअली काफी नॉन रिकवरेबल ही माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रिकवर करना वापस, क्योंकि आप अगर टू व्हीलर उनकी लेके किसी आदमी की अगर टू व्हीलर लेके जाते हो तो बाद में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वो लोन को पे करेगा या फिर कुछ करेगा। और वो जो कंपनी भी होती, कंपनी भी जल्दी बेच नहीं पाती, क्योंकि उनको लगता है कि वापस आके क्लाइंट कभी भी पैसे भर सकता है और उसकी वजह से फिर वो उस टू व्हीलर को वहाँ पे स्टोर करती है और क्लाइंट ये सोचता है कि अभी इसको निकाल के मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है और हमारी तो प्रॉपर्टी आप लेके निकल गए हो। तो उसकी वजह से ये काफ़ी नॉन रिकवरेबल सेगमेंट होता है। यहाँ से रिकवर करना, मतलब आपके जो भी फंड्स है वो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है और उसमें करीबन 11 to 12% एनपीए दिखाई दिया, जो कि काफ़ी ह्यूज है। एचडीएफसी बैंक कुछ हद तक स्ट्रांग थी, इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इतना बड़ा फॉल नहीं तो ये और 1000 पॉइंट्स का जो फॉल था ये करीबन 1500 या फिर 2000 पॉइंट्स तक भी जा सकता था। लेकिन एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी को काफी स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक का जो ये जो 1000 पॉइंट्स की मूव थी, तो इंडसइंड बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में है, लेकिन इतना बड़ा वेटेज नहीं है, वो 5% तक का भी वेटेज है। तो करीबन 200-250 पॉइंट्स का उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा फॉल में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं किया हुआ। लेकिन फिर हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो सेंटिमेंट्स जो है बैंक निफ्टी में या फिर अदर बैंक्स के एक फियरफुल हो चुका है। उनको ये लग रहा है कि अभी अगर इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स अगर ऐसे आ रहे हैं तो आगे जाके शायद जो अन्य जो बैंक्स है तो उनमें भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, और उस पैनिक की वजह से सेल ऑफ हमें दिखाई दिया। और दूसरा जो एक रीजन है वो ये है कि एफआईएस काफी टाइम से अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में बेच रहे हैं। अभी इस मंथ में अगर देखा जाए तो करीबन 90,000 करोड़ का सेल ऑफ एफआईएस ने किया है, जो कि काफी ह्यूज है। काफी सालों में इतना सेल ऑफ कभी दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कभी हिस्ट्री में इतना इंडियन मार्केट्स में एफआईएस की ओर से हमें सेल ऑफ नहीं दिखाई दिया। और इंडियन मार्केट्स को अगर देखा जाए तो आदत हो चुकी थी, कहीं भी अगर कुछ न्यूज आती है, मतलब कहीं पे अगर वॉर भी हो रहा है, कहीं पे अगर कुछ चल रहा है, तो इररिस्पेक्टिव की ग्लोबल क्यूज अगर नीचे गिर रहे थे और लेकिन इंडियन मार्केट जो थे वो ऊपर बढ़ रहे थे। और फिर अभी उसी की वजह से अभी ये कहा जा रहा है कि वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं। लेकिन ये जो वैल्यूएशंस जो हाई है या फिर ये जो कहा जा रहा है, ये क्या अभी ये 1 मंथ से कहा जा रहा है? तो ये एक्चुअली जो चल रहा है इसको करीबन 1 साल हो गया कि लोग यही कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस हाई है, प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो हाई हो चुका है और ओवर वैल्यूड हो चुके हैं मार्केट्स, और उसकी वजह से फॉल आ सकता है। और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस करना था, हमारे जो इंडियन मार्केट्स है वो इतने बढ़ चुके थे, तो एक रीज़न भी था कि कहीं ना कहीं उसको इक्विलिब्रियम में या फिर बैलेंस में आना होता है, और वही हुआ मार्केट्स में। और ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं तो इसमें जो बाय ट्रेडर्स होते हैं तो बाय ट्रेडर्स का तो बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन जो सेल ट्रेडर्स होते हैं तो कितना, क्या आपको लगता है कि ये भी पूरी रैली ले पाते? तो जो शॉर्ट ट्रेडर्स भी होते हैं वो भी पूरी रैली नहीं ले पाते। गिन चुन के अगर 50% भी उनको रैली मिलती है तो वही काफ़ी बड़ी हो जाती है।
उससे बड़ी रैली लेना बहुत मुश्किल होता है। वो सिर्फ 1% टू 2% ही लोग होते हैं जो इसका पूरी तरीके से फायदा ले पाते हैं, और दोनों साइड पे काफी पैनिक दिखाई देता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रेस फ्री जो होता है वो हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो कि हम हमारे 25 लाख के अबाव जो अकाउंट है उसमें करते हैं। उसमें मार्केट अगर नीचे भी गिर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कितना भी 1% गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2% गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3% भी अगर गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और बढ़ते टाइम पर अगर अनएक्सपेक्टेड रैली भी अगर आती है, 2% रैली आती है, 3% रैली आती है, तो भी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि कुछ जो खराब स्टॉक्स होते हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं, कुछ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो आपके बाय होते हैं। और उसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि जब मार्केट गिरते हैं, जो खराब स्टॉक्स जो होते हैं यूजुअली वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक का इतना बड़ा फॉल हुआ, लेकिन क्या एचडीएफसी बैंक उतना गिरा? तो नहीं गिरा। और उस तरीके से क्या होता है कि हमें स्ट्रेस फ्री इसमें काम कर सकते हैं, और बीच में जो मार्जिन होता है वो बीच में हम हमारा पैसा बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर काम करोगे तो किसी भी मार्केट के सिचुएशन में आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। और उससे अच्छा एक क्या रहेगा कि स्ट्रेस में तो नहीं आओगे, लेकिन एक धीरे करके आप आपका जो भी रहेगा, जो भी बेनिफिट उसका ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओगे। जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरीके से कौन से लेवल्स रहेंगे जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए और जिसको मार्केट शायद रिस्पेक्ट कर सकता है। पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो हमने पिछले इसमें क्या कहा था कि 51,408 ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल डायरेक्टली 50,500 है, और एग्जैक्टली 50,500 को टच करके वहां से कुछ हद तक बाइंग आई। बहुत ज़्यादा नहीं कही जाएगी, लेकिन कुछ हद तक वहां से हमें बाइंग दिखाई दी। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमने ये डाल दिया था कि ये क्रूशल लेवल रहेगी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल था उसमें हमने डाल दिया था कि इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो मार्केट में फ्री फॉल दिखाई दे सकता है। और जिनको भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो फ्री, पूरी तरीके से फ्री चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो क्रूशल लेवल कौन सी रहेगी, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है 50,512 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। और अभी इसको ट्रैक कैसे करना चाहिए? ट्रैक मुझे अभी ऐसे ये लगता है कि 50,500 यहाँ पे इस लेवल को वॉच करना चाहिए, और इमीडिएटली बाय ट्रेड मुझे नहीं लगता कि अभी लेना चाहिए। बाय ट्रेड मैं तभी सोचूंगा अगर 51,400 ये लेवल अगर ब्रेक होती है और ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही मैं इसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली बाय करना चाहिए। और इसमें अभी अगर देखा जाए तो मेरी फिलहाल यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि अपवर्ड साइड पर अगर मुझे मिलती है बैंक निफ्टी तो मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लेवल जो 50,500 अगर लेवल ब्रेक होती है तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और उसका स्टॉप लॉस में यही लेवल रखूंगा, 50,500 का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब अगर लॉस होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी अगर होता है तो। हाँ, लेकिन मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो मेरा 50,512 का ये स्टॉप लॉस रखकर मेरा जो टारगेट रहेगा, मुझे लगता है कि 50,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है अगर 50,500 अगर ब्रेक होता है। क्योंकि 50,000 पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखा रहा है तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस खड़े हैं, तो यहाँ तक शायद आने के बाद कुछ हद तक हमें बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। इमीडिएटली इसको ब्रेक करना मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली वन स्ट्रोक में वो ब्रेक करेगा, लेकिन अगर 50,000 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर उसके बाद वो 49,750 ये लेवल तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी मुझे नहीं लगता डाउनवर्ड साइड पे एकदम बड़ी रैली आ सकती है। इसके लिए जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था कि 51,400 के बाद इमीडिएटली 50,500 तक ही जा सकता है, तो वैसे मैं इस बार नहीं कहूँगा, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस रेंज में हमें दिखाई दे रहे हैं। और 49,750 ये अगर ब्रेक होता है तो फिर वहाँ से एक बड़ी डाउनवर्ड साइड पे फॉल हो सकता है। ये एक काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है जो कि 49,750 है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मेरी मूव यही रही है, अगर 50,500 अगर ब्रेक होता है तो डाउनवर्ड साइड में ये दो पोजीशंस तक मैं उसको ट्रेड करूंगा। अपवर्ड साइड में मैंने जैसे आपको कहा कि 51,400 ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं इसमें एक बाय ट्रेड नहीं लूंगा, और 51,400 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, जो कि 51,800 रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ हद तक मेरी जो क्वांटिटी है वो कम कर दूंगा, और फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर अगर रहता है तो फिर मेरा जो टारगेट रहेगा वो 52,200 ये रहेगा। उसके लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस 51,800 का रहेगा, तो वहाँ पे कुछ हद तक मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ताकि अगर इसके नीचे अगर आता है तो मैं कुछ हद तक मैं प्रॉफिट में रहूँगा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 52,200 तक मेरी सारी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और इसमें काफ़ी अच्छी रैली मुझे यहाँ पे अपवर्ड साइड पर भी मिलेगी। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर अभी यहाँ पे खड़ी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लिया था, मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है।
यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी उस लेवल से सपोर्ट लिया था, और एग्जैक्टली अभी भी अगर देखा जाए तो इसी लेवल से उसने कुछ हद तक सपोर्ट लिया, कुछ हद तक उसमें बाइंग दिखाई दी, जो कि करीबन काफी लेट दिखाई दी, अराउंड 315 के बाद में कुछ हद तक बाइंग दिखाई दी। लेकिन जो क्लोज था वो एक्चुअली 24,200 के ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन उसके करीब उसका क्लोज था 24,180, ये क्लोजिंग लेवल है। अभी बेसिकली वॉच करने लायक लेवल्स कौन से है, अगर 24,150 इसके नीचे अगर रहता है तो 24,200 ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि 24,150 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो हमारा 24,200 ये स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 24,200 ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर फ्राइडे को मतलब जब बाइंग आई तो 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी रहती थी तो वो कुछ हद तक एक पॉजिटिव डिनोट करता था कि बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं आ सकता, लेकिन करीबन उसके क्लोज ही क्लोज हुआ है, 24,180 ही क्लोजिंग है। लेकिन इसमें अगर 24,150 के नीचे अगर निकलता है तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मेरा रहेगा वो 24,000 ही रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि वहां से एक एक्सपेक्टेशन है कि 24,000 से वापस कुछ हद तक बाइंग आ सकती है, क्योंकि काफी स्ट्रांग लेवल है, तो यही मेरा टारगेट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर 24,000 अगर ब्रेक होता है, जो कि ऐसे लगता है कि 24,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि और 500 पॉइंट्स डाउनवर्ड साइड में ऐड हो सकते हैं, जो कि करीबन 23,500 तक निफ्टी नीचे जा सकती है। तो ये बन जाएगा सेकेंड टारगेट। और अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में हम बाय ट्रेड कब लेंगे, बाय ट्रेड तो अभी तभी बनेगा जब फ्राइडे का जो ओपन था या फिर 24,450 ये जो लेवल थी, ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल थी, इसको ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर जब डिसाइसिवली निफ्टी क्लोज करेगा या फिर निफ्टी सस्टेन करेगा तब बाय ट्रेड बनेगा, और उसमें स्टॉप लॉस 24,450 यही स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट ये लेवल रहेगी जो कि 24,800 ये लेवल रहेगी। क्योंकि ये लेवल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, काफ़ी बार इसने इस लेवल से बाउंस बैक दिया है, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका होगा। तो उसी की वजह से 24,800 यहाँ पर मैं एक बार उसको बुक कर लूँगा और वेट करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी एक नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। लेकिन मेरी पूरी क्वांटिटी 24,800 को स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। उसका बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि इतना बड़ा फॉल हो चुका है तो इमीडिएटली बहुत बड़ी अपवर्ड मूव नहीं आएगी, क्योंकि जो फंसे हुए लोग होते हैं, जो जिनके अपवर्ड साइड पर बाइंग होती है, तो वो कुछ हद तक अगर उनका लॉस कवर होता है या फिर लॉस कुछ हद तक कम दिखता है तो वो स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं और नए पोजीशंस ऐड नहीं होते। तो उसके कारण एक बहुत बड़ी अपवर्ड साइड पर मूव अनएक्सपेक्टेड ही रहेगी, और मुझे नहीं लगता मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसी बहुत बड़ी मूव आ सकती है। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रही। थैंक यू।